नमस्ते नमस्कार, मैं हूं राजीव, आपका दोस्त और साथी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने न्यू चैनल लर्न व्हील पे। तो आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल शायरी लाए हैं। तो शायरी है, कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको जीवन में कामयाबी चाहिए तो प्रॉपर आपको उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अगर आप सोचिए कि चलो हम सोए हुए हैं, सपना देख रहे हैं, सपना मेरा पूरा हो जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है रियल लाइफ में। वो मूवी में होता है लेकिन रियल लाइफ में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आप लोग बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके सामने ये रहे ऑप्शन। ऑप्शन ए 80, 87, ऑप्शन बी 80, 85, ऑप्शन सी 80, 82, ऑप्शन डी 80, 90। आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल सही जवाब है कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और जब डेट की बात करेगा तो डेट हम लोग याद रखेंगे 28 दिसंबर को। कितने तारीख को हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और ये पूछेगा कि स्थान कहाँ था, तो स्थान हम लोगों को याद रखना है। और वो जो जगह रहता है उस जगह का नाम रहता है गोकुलदास। क्या नाम रहता है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में इसका स्थापना होता है दोस्तों। लेकिन आपको ये भी बात जानना चाहिए कि इसका स्थापना यानी कि फर्स्ट इसका मीटिंग होना रहता है पूना में। लेकिन पूना में एक बीमारी आ जाता है, चूहा से फैलने वाला बीमारी, जिसको हम लोग प्लेग कहते हैं। और प्लेग बीमारी फैलने के कारण यह मीटिंग पूना से कहाँ शिफ्ट हो जाता है? तो मुंबई में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इतना बात आप लोगों को जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके फर्स्ट अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके फर्स्ट अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष रहते हैं WC बनर्जी। कौन रहते हैं? WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष रहते हैं। और WC बनर्जी का अगर पूरा नाम पूछेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम रहता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम रहता है। इस बात को आप लोग सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल हमारा ये है, दूसरा सवाल मिस टाइप है। तो चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी? कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसका आप सभी स्टूडेंट जवाब बताइए कि मुख्य भूमिका किसकी रहती है कांग्रेस का स्थापना में। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। आप लोग सही लोग बताइए कि इसमें किसकी भूमिका होती है। कुछ लोग इसका ऑप्शन ए दे रहे हैं, ऑप्शन ए नहीं होगा बाबू। इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, A.O. ह्यूम। क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम के द्वारा ही इसकी स्थापना की जाती है। और A.O. ह्यूम ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस ICS के पद से क्या रहते हैं? वो रिटायर रहते हैं। और वो शिमला में अधिकारी रहते हैं, सैनिक अधिकारी रहते हैं। ठीक है। और A.O. ह्यूम को ही पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, शिमला का संत भी कहा जाता है। और पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना में किसका मुख्य भूमिका था, तो A.O. ह्यूम का था। और कहेगा कि कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन थे? ठीक है, फर्स्ट महासचिव कौन रहते हैं? तो A.O. ह्यूम हो जाएंगे। उसके बाद कहेगा कि कांग्रेस का पिता किसको माना जाता है? तो A.O. ह्यूम हो जाएंगे। और महासचिव प्रथम ये रहते हैं 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक यह कांग्रेस के पद पे बने रहते हैं, महासचिव के पद पे बने रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी को किस उपाधि से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को किस उपाधि से जाना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपिता, ऑप्शन बी लोकमान्य, ऑप्शन सी
भारतीय राजनीति के वयोवृद्ध पुरुष। ऑप्शन डी स्वतंत्रता संग्राम के जनक। तो इसका सभी लोग आंसर बताइए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, ठीक है। और अगला जब हम लोग देखें लोकमान्य किसको कहते हैं, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है लोकमान्य। और जब बात करते हैं दादा भाई नौरोजी को, तो इनको कहा जाता है भारतीय राजनीति के वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष यानी कि इनको वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर कोई वयोवृद्ध पुरुष रहते हैं तो उनका नाम रहता है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम रहता है, दादा भाई नौरोजी नाम रहता है। और ये कांग्रेस के जब अध्यक्ष की बात आएगी, जब ये कांग्रेस की अध्यक्ष की बात आएगी, तो ये अध्यक्षता कितनी बार संभालते हैं, तो 3 बार अध्यक्षता संभालने का काम करते हैं। और पहली बार ये अध्यक्ष बनते हैं 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं 1893 ईस्वी में। और तीसरी बार अध्यक्ष बनते हैं 1906 ईस्वी में। कब बनते हैं, तो 1906 ईस्वी में। इस तीनों नाम को आप लोग याद रखेंगे, तीनों ईयर को, कि कितने बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने हैं, तो 3 बार अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, बहुत ही सुंदर सवाल है। इसका सभी बच्चे आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929 होगा, कि ऑप्शन बी कराची 1931, की ऑप्शन सी लखनऊ 1916, की ऑप्शन डी नागपुर 1920। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि लाहौर के 1929 के अधिवेशन में क्या हुआ था, तो लाहौर के 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किस चीज की मांग की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नारा देते हैं और कहते हैं कि जब सारी दुनिया सो रही थी तो भारत अपने आज़ादी की नींव रख चुकी थी। और यही कह करके 26 जनवरी 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पे झंडा गाड़ देते हैं और स्वतंत्रता दिवस उसी दिन से मनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। यानी कि इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, धन के बहिर्गमन सिद्धांत, धन के बहिर्गमन सिद्धांत, ठीक है, धन के बहिर्गमन सिद्धांत, धन के बहिर्गमन सिद्धांत, ठीक है। धन के बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया, धन के बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश से बहुत सारे धन को लेकर के इंग्लैंड भेजा जा रहा था, ट्रेन से, जहाज से, कहाँ भेजा जा रहा था, इंडिया के धन को बाहर भेजा जा रहा था। तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। और यही सबसे वृद्ध पुरुष थे, किसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यही सबसे वृद्ध पुरुष थे, ठीक है। चलिए तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया कि इंडिया से धन बाहर जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, तो आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। अगला सवाल है 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ। यानी कि आपको समझना है कि कांग्रेस का 1907 का मीटिंग कहाँ हुआ और उसमें क्या क्या हुआ था जिसके वजह से कांग्रेस 2 पार्ट में बट गया और उसका विभाजन हो गया। तो इसका आप लोग सही जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए पूना, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी सूरत, या ऑप्शन डी कलकत्ता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाक से बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में यह मीटिंग चलता है कहाँ, सूरत के अंतर्गत होता है
और यहाँ पे लड़ाई हो जाता है अध्यक्ष को लेकर के। नरम दल वाले कहते हैं कि इसका अध्यक्ष बनेंगे रास बिहारी बोस, जबकि गरम दल वालों का मांग रहता है कि इसका अध्यक्ष बनाया जाए लाला लाजपत राय को। किसको बनाया जाए? लाला लाजपत राय को बनाया जाए। ठीक है, जिसके वजह से इसमें विभाजन हो जाता है और जो ये कांग्रेस रहती है दो भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाता है नरम दल और दूसरा पार्ट इसका हो जाता है गरम दल। दूसरा पार्ट हो जाता है गरम दल में यह बढ़ जाता है और गरम दल वाले चाहते हैं कि लाला लाजपत राय को बनाया जाए, लाला लाजपत राय को अपना नेता बनाया जाए, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि नरम दल वाले चाहते हैं कि रास बिहारी बोस को बनाया जाए। रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और अंतोगत्वा क्या होता है? तो अंतोगत्वा रास बिहारी बोस को ही यह अध्यक्षता करने का मौका मिलता है और रास बिहारी बोस 1907 से लेकर के 1907 में भी कौन रहते हैं? अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो 1907 ईस्वी में भी रास बिहारी बोस रहते हैं और 1908 ईस्वी में भी रास बिहारी बोस ही अध्यक्षता करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो ये सारी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो अगर आपको डीप नॉलेज रहेगा तभी जाकर के आप एग्जाम में क्वालिफाइड कर पाएंगे, या फिर अगर कोई हल्का भी सवाल होगा अगर आपको नहीं आएगा तो उसमें अगर आपको ज़्यादा जानकारी होगा तो उसको एलिमिनेट करके आप क्या कर पाएंगे, उससे आपको क्वेश्चन को सही करने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है सूरत विभाजन में कांग्रेस किन दो भागों में बट गया। दोस्तों आपको अभी बताया है कि कांग्रेस किन दो भागों में बट गया, तो आप लोग इसका सही से आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको अभी बताया गया है कि कांग्रेस का जब विभाजन होता है सूरत में तो वह कितने भागों में बढ़ जाता है। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरम दल और गरम दल। क्या हो जाएगा? नरम दल और गरम दल इसका सही आंसर हो जाएगा। जब कांग्रेस का विभाजन होता है तो नरम दल और गरम दल में यह बढ़ जाता है। नरम दल वाले आप लोग कमेंट करके बताइए कि नरम दल वाले किसको अपना नेता बनाना चाहते हैं और गरम दल वाले अपना नेता किसको चुनना चाहते हैं, किसको अध्यक्ष बनाना वो लोग चाह रहे थे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका प्रसिद्ध नारा है। दोस्तों यहाँ पे नारा से आपसे सवाल पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा है? स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज। क्या होता है? स्वयं का राज। तो स्वयं का राज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो ये नारा था प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक का। किनका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था और इन्होंने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। और इनके द्वारा एक चीज का शुरुआत किया गया था 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी के अप्रैल में। कब शुरू किया गया था? अप्रैल में शुरू किया गया था। उसका नाम है होम रूल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है, होम रूल आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही होम रूल आंदोलन का शुरुआत होता है अप्रैल 1916 में और 1918 ईस्वी में आते आते यह समाप्त हो जाता है। ठीक है, 1918 ईस्वी आते आते यह क्या हो जाता है? तो यह समाप्त हो जाता है। ठीक है, 1918 ईस्वी में यह समाप्त हो जाता है। यह समाप्त कब होता है? तो 1918 ईस्वी में यह समाप्त हो जाता है, जिसके पीछे कारण ये रहता है कि वेलेंटाइन सिरोल नामक एक अंग्रेज व्यक्ति रहते हैं जो क्या कमेंट कर देते हैं, जो बाल गंगाधर तिलक के ऊपर कमेंट करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक है, ये सिर्फ भारत में अशांति फैलाने का काम करते हैं। जिसके वजह से क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक वेलेंटाइन सिरोल पे केस करने इंग्लैंड चले जाते हैं, जिसके बाद वह वापस आते हैं 1918 ईस्वी में। तो देखते हैं उनका क्या हो गया रहता है, होम रूल आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की पहली बार मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की पहली बार मांग की गई थी? इसका आप लोग सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए जल्दी से।
बिल्कुल दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फैजपुर 1936। फैजपुर के अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी और यह अधिवेशन होता है 1936 ईस्वी में। कब होता है? फैजपुर में 1936 ईस्वी में यह अधिवेशन होता है, जिसमें पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। हम लोग चलते हैं अगला सवाल पे। तो अगला सवाल है, पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन थी? दोस्तों यहाँ पे सवाल में ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहा है कि कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष बनने वाली महिला का नाम लिया गया है। पहली बार महिला, इसका अध्यक्षता किसने किया था? पहली बार किस महिला ने इसका अध्यक्षता किया था? इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से एक बार बताइए। तो क्या हो जाएगा? पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन थी? तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान रखना पड़ता है। एक बार सवाल पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वहां पे आप लोग जैसे ही भारतीय लग जाएगा, पहली भारतीय महिला, तो आपको नाम याद रखना है कि सरोजनी नायडू का बात किया जा रहा है। अगर सीधे पूछे कि भारतीय महिला कौन थी, तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट। कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर पूछे कि पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन थी, तो महिला का नाम हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर वहीं पे भारतीय महिला लगा दे, वहीं पे क्या लगा दे? भारतीय महिला लगा दे सवाल में, भारतीय महिला कौन थी, तो तब आ जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, ये जो महिला थी ये भारतीय महिला थी। नॉर्मल पूछेगा तो आपको मारना है एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देख लीजिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया, अभी तुरंत ये सवाल आ गया, तो आप लोग इसका सही से आंसर बता दीजिए कि कौन थी? एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी, सरोजनी नायडू या फिर कमला नेहरू। तो आप सभी को पता ही है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा दोस्तों? सरोजनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय महिला का नाम पूछेगा तो किसका नाम लेना है? सरोजनी नायडू का आपको नाम लेना है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 13। तो कराची अधिवेशन 1931 का मुख्य विषय क्या था? कराची अधिवेशन 1931 का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो प्रस्ताव, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी पूना समझौता। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। इस चीज को ध्यान में रखना है। और पूना समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। तो आपका ऑप्शन एक ही बचता है, मौलिक अधिकार। ठीक है, इसका कराची अधिवेशन का मुख्य विषय क्या था? तो मौलिक अधिकार को लेकर के इसमें चर्चा किया गया था। अगला सवाल की ओर चलते हैं, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? आप लोग थोड़ा सा बताइए। 1920 ईस्वी में, 1931 में, या फिर 1936 ईस्वी में? आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही बात आता है महात्मा गांधी का कि इन्होंने अध्यक्षता कब किया, तो आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी ने इसका अध्यक्षता किया था। इस ऑप्शन में से कभी नहीं हो जाएगा। 1920 में भी नहीं किए थे, 1931 में भी नहीं किए थे, 1936 में भी नहीं किए थे। ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कभी नहीं, लेकिन वो एक बार अध्यक्षता किए थे 1924 ईस्वी में। कब किए थे? 1924 ईस्वी में उन्होंने अध्यक्षता किया था बेलगांव कर्नाटक में। कहाँ किए थे? बेलगांव कर्नाटक। ठीक है, बेलगांव कर्नाटक में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बेलगांव कर्नाटक में उन्होंने एक बार कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 में। कब किए थे? 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। ठीक है, और इस ऑप्शन में से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं, 1920 के नागपुर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया? 1920 का अधिवेशन कहाँ होता है दोस्तों? नागपुर में होता है। और इसमें क्या निर्णय लिया गया? आप लोग एक बार फटाक से बताइए कि अगला मुस्लिम राष्ट्र की मांग
अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग, या ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज की मांग, या ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन का समर्थन, या ऑप्शन डी भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो इसका दोस्तों आप लोग एक बार सही जवाब बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन का समर्थन करना। क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन का समर्थन करने के लिए नागपुर अधिवेशन में सभी लोगों का मीटिंग हुआ था, निर्णय किया गया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को। कब होती है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। और इसी आंदोलन को जन आंदोलन भी कहा जाता है। कौन सा आंदोलन कहते हैं, जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को एक बात और पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन में भारत की सभी जनता ने भाग लिया था। गांधी जी के कहने पे अंग्रेजी जो लोग वकील थे उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया, जो धोबी थे अंग्रेज का कपड़ा धोना छोड़ दिए, जो बावर्ची थे उन्होंने अंग्रेज का खाना बनाना छोड़ दिया, जो मोची थे अंग्रेज का जूता साफ करना छोड़ दिया, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या कर दिया, जो नाई थे उन्होंने अंग्रेज का बाल काटना छोड़ दिया, जो दुकानदार थे उन्होंने अंग्रेजी सामान बेचना छोड़ दिया। तो इसके तहत अंग्रेज को काफी नुकसान हुआ, लेकिन यह असहयोग आंदोलन हम लोगों को आजादी दिला नहीं पाई थी, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो पूछेगा असहयोग आंदोलन को और किस आंदोलन के नाम से जानते हैं, तो जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन कहाँ हुआ। इसका आंसर आप लोग बताइए कि कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसका सही जवाब आप लोग दीजिए कि कांग्रेस के 1939 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में इसका कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। अगला सवाल है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष कौन थे। इसका अध्यक्ष आप लोग बताइए। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी पटाभी सीतारमैया। इसका सही जवाब आप लोग बता दीजिए। इसका सही जवाब बता दीजिए कि इसका कहाँ हुआ था। तो 1939 के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस इसके चुनाव के बाद अध्यक्ष बनते हैं। और यह अधिवेशन होता है 1939 ईस्वी में। कब होता है, 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन होता है। और त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में यह जगह पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। सवाल को आप लोग एक बार रीड करके जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किसके खिलाफ जीता था। किसके खिलाफ जीता था, इस चुनाव में 1939 के चुनाव में दो लोग शामिल हुए थे और उनमें से सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए। तो दूसरा व्यक्ति कौन थे, इसका आपको जवाब देना है। फटाक से आप लोग जवाब दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों कि इस चुनाव में उनके साथ जो लड़ रहे थे उन व्यक्ति का नाम था पटाभी सीतारमैया। कौन थे, पटाभी सीतारमैया जी इनके खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन लोग ज्यादा पसंद किसको करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते हैं और वह जीत जाते हैं। जिसके वजह से महात्मा गांधी को नाराजगी हो जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी और ये दोनों क्या रहते हैं, बहुत ही अच्छे मित्र रहते हैं, बहुत ही गहरे मित्र रहते हैं। जिसके वजह से गांधी जी नाराज हो जाते हैं। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस इसे त्याग पत्र दे करके और वह निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा, सवाल पूछ रहा है किसान सभा की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए 1936 के फैजपुर, 1930 में दिल्ली, 1929 में लाहौर, 1931 में कराची। इसका सही जवाब बताइए। इसका हो जाएगा 19 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग फटाक से जवाब दीजिए। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1936 में फैजपुर में हुआ था कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना। और यह फैजपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो यह फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में फैजपुर पड़ता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 किसके किसके बीच हुआ था। तो आप लोग बताइए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, या कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस के बीच, तिलक और गांधी जी के बीच, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में यह समझौता होता है कि लखनऊ में होता है। यह समझौता कहाँ होता है, लखनऊ में होता है। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। और पूछेगा कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, चलिए तो इस चीज को भी हम लोग अच्छा से समझ गए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 21 है, कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कहाँ हुआ था। यानी कि कांग्रेस की उस मीटिंग की बात की जा रही है जो पहली बार गांव में हुआ था। कांग्रेस की उस मीटिंग की बात की जा रही है जो पहली बार गांव में हुआ था। इसका आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो फैजपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैजपुर हो जाएगा। और दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है कि फैजपुर कहाँ था, तो फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहीं पे पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, जो मीटिंग हुआ था, पहली बार गांव में हुआ था। अगला सवाल की ओर आते हैं, किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। नागपुर में कि कराची में कि लाहौर में या फिर त्रिपुरी में। आप लोग इसका सही जवाब बताइए कि किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया था। तो आप सभी को पता है लाहौर अधिवेशन में पहली बार झंडा लहराया गया था। और यह जो वर्ष था 1929 था। किस वर्ष लहराया गया था, 1929। और लहराने वाले व्यक्ति का नाम रहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम रहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका पूरा नाम रहता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको आप लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, JL नेहरू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, JL नेहरू भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इन्होंने ही फहराया था रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पे, रावी नदी के तट पर इन्होंने फहराने का काम किया था। अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था। यानी कि गांधी जी ने कौन सा ऐसा आंदोलन शुरू किया था जो चौरी चौरा कांड होने के बाद गांधी जी को वापस लेना पड़ा। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी होम रूल आंदोलन। आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि गांधी जी ने शुरू किया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब शुरू किए थे, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसके नेतृत्व करते हैं गांधी जी। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत करते हुए गांधी जी ने एक बात कहा था कि अगर इस आंदोलन को हम लोगों को करना है, सफल बनाना है, तो हम लोगों को अहिंसक रूप से क्या करना पड़ेगा, अहिंसा रूप से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जिस दिन इसमें हिंसा हुआ उस दिन हमको क्या करेंगे, इस आंदोलन को हम लोग क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। और वही होता है कि 1922 ईस्वी में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है चौरी चौरा में। यानी कि 5 फरवरी को, कितने तारीख को, 5 फरवरी की यह घटना है 1922 ईस्वी को। 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया जाता है। और इसकी सूचना गांधी जी को 5 दिन के बाद मिलती है। कितने दिन के बाद मिलती है, 5 दिन के बाद मिलती है। यानी कि 12 फरवरी को, कितने तारीख को, 12 फरवरी को गांधी जी को इसकी सूचना मिलती है। और गांधी जी 12 फरवरी को सूचना मिलते ही
12 फरवरी 1920 ईस्वी को 1922 ईस्वी को गांधी जी को सूचना मिलते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है 24 नंबर है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। दोस्तों इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। गांधी जी और नेहरू ने, एनी बेसेंट और तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस और पटेल ने, या फिर बीडी सावरकर और सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुछ लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। बाबू ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनी बेसेंट और तिलक ने। किसने किया था? तो एनी बेसेंट और तिलक ने किया था। और आपको एक बात यहाँ पे और जानने की जरूरत है, क्या हुआ था कि इस समय होम रूल की जो शुरुआत हुई थी, जो होम रूल की शुरुआत हुई थी 2 चरण में हुई थी। कितने चरण में हुई थी? 2 चरण में हुई थी। ठीक है, होम रूल की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 चरण में। कितना चरण में हुई थी? 2 चरण में हुई थी। जो फर्स्ट चरण था उसकी शुरुआत करते हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था प्रथम चरण की शुरुआत। वहीं द्वितीय चरण की शुरुआत की बात करते हैं, तो इसका शुरुआत करती है एनी बेसेंट। कौन करती है? एनी बेसेंट के द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और इसका जब स्थान पूछेगा कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र से। कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। और द्वितीय चरण की शुरुआत पूछेगा तो इसकी शुरुआत हुई थी मद्रास के अड्यार से। कहाँ से शुरू हुआ था? मद्रास के अड्यार से इसकी शुरुआत हुई थी। और सवाल पूछेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो अप्रैल 1916 में। कब हुआ था? अप्रैल 1916 ईस्वी में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 1916 में। सितंबर 1916 में। और इसकी समाप्ति कब हो गई? तो 1918 ईस्वी में। और इसकी समाप्ति कैसे हो गई? तो 1918 ईस्वी में हो गया था, इसका भी समाप्ति हो गया था। ठीक है, इसकी क्या हो गई थी? समाप्ति हो गई थी। और इसकी भी समाप्ति कब हुई थी? तो 1918 ईस्वी में ही इसकी भी समाप्ति हो गई थी। और जब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक द्वारा आयोजित होम रूल की समाप्ति क्यों हुई, तो इसको एक व्यक्ति थे वेलेंटाइन सिरोल। कौन थे? वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल नाम के जो व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, वो बार बार बोलते हैं कि आप बाल गंगाधर तिलक को कि आप क्या है? भारतीय अशांति के जनक है। आप भारत में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसके वजह से क्रोधित होकर के बाल गंगाधर तिलक उन पे केस करने लंदन चले जाते हैं। जिसके बाद वह वापस आते हैं 1918 ईस्वी में। तो बाल गंगाधर तिलक जी का होम रूल आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया रहता है। और एनी बेसेंट जी को भी जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद ये भी 1918 ईस्वी में जेल से बाहर आती हैं, तो इनका भी होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया रहता है। तो इस तरीके से यह शुरू होता है और यह समाप्त हो जाता है। और जब बात करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी का होम रूल आंदोलन कहाँ कहाँ फैला था, तो यह केवल महाराष्ट्र में ही था। और इनके द्वारा फैलाया गया होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैला था। कहाँ फैला था? पूरे भारत में फैल गया था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आप लोग बताइए कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष का जैसे ही नाम आएगा तो आप लोग ऑप्शन बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए मलियाकत अली खां, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, और ऑप्शन डी मौलाना आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी रहते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है 26 नंबर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस विचारधारा के नेता थे? यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का विचार कैसा था? समाजवादी, क्रांतिकारी, उदारवादी या राष्ट्रवादी? 26 नंबर सवाल का आप लोग सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ये उदारवादी व्यक्तित्व के नेता थे। उदारवादी व्यक्तित्व के नेता थे। ठीक है, तो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 27। यंग इंडिया पत्रिका किससे जुड़ी हुई है?
यंग इंडिया पत्रिका किससे जुड़ी हुई है? अगर पत्रिका की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है तिलक, ऑप्शन बी बोस, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी नेहरू जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया गया था। अगर वहीं पे पूछेगा यंग इंडिया पुस्तक, सवाल में पूछ दिया कि अगर यंग इंडिया पुस्तक, यंग इंडिया पुस्तक की रचना किसने की, तब यहाँ पे नाम बदल जाएगा और इनसे नाम किनका जुड़ जाएगा? तो लाला लाजपत राय का नाम जुड़ जाएगा। किससे नाम जुड़ जाएगा? लाला लाजपत राय का नाम जुड़ जाएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय का नाम जुड़ जाएगा। इन्होंने ही यंग इंडिया पुस्तक नामक रचना किया था। और यंग इंडिया जब पत्रिका कहेगा तो महात्मा गांधी। देखिए दोस्तों, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है और अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी सवाल को क्या कर देते हैं? गड़बड़ कर देते हैं। वह पुस्तक के लेखक को पत्रिका का लेखक समझते हैं और पत्रिका का लेखक के पुस्तक का लेखक समझ बैठते हैं। लेकिन आपके पास यह वीडियो पहुंच रहा है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आप लोग गलत नहीं दीजिएगा। अगर यह सवाल कोई भी एग्जाम में आए, चाहे आप बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा या फिर आप टीचिंग की तैयारी करते हो, तो आपको यह बहुत ही काम आने वाला चीज है। ठीक है, तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अगला सवाल है सवाल नंबर 28, बाल पाल और लाल से क्या तात्पर्य है? 3 ब्रिटिश अधिकारी, ऑप्शन बी क्रांतिकारी नेता, ऑप्शन सी नरमपंथी नेता, ऑप्शन डी गरमपंथी नेता। इसका सही जवाब बताइए। 28 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल पाल लाल। क्या है क्वेश्चन में? बाल पाल लाल। ठीक है, बाल पाल और लाल है। तो सबसे पहले समझेंगे ये तीनों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? बाल से है बाल गंगाधर तिलक। बाल से क्या हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। और पाल से हो जाएंगे विपिन चंद्र पाल। क्या हो जाएंगे? विपिन चंद्र पाल। ठीक है, विपिन चंद्र पाल हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा? लाल से लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। और ये जो तीनों नेता रहते हैं ये गरमपंथी नेता रहते हैं। कैसे नेता रहते हैं? गरमपंथी नेता रहते हैं, गरम मिजाज के नेता रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है 29 नंबर सवाल, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। इसका सही जवाब आप लोग दीजिए कि हरिपुरा जो अधिवेशन होता है इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 साल तक अध्यक्ष रहते हैं। एक बार 1938 ईस्वी में और दूसरी बार 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। और इसमें जब चुनाव होता है तो वह किसको पराजित करते हैं? तो पटाभी सीतारमैया को पराजित कर करके अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन बाद में जब माहौल गड़बड़ हो जाता है, जब गांधी जी उनसे नाराज हो जाते हैं, तो उन्होंने उस पद को त्याग पत्र दे करके और उस पार्टी को छोड़ करके जाना उचित समझा और छोड़ करके चले जाते हैं और अपना एक पार्टी बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास के हम लोग अंतिम सवाल पे आ गए हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई पढ़ने वाला दोस्त है जिसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस अंतिम सवाल को देखते हैं। गांधी इरविन समझौता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गांधी इरविन समझौता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए फटाक से कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ना, 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या? किस पैक्ट? दिल्ली पैक्ट के नाम से भी यह जाना जाता है। सॉरी, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस समझौता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि आपको पता करना है कि 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, जो कांग्रेस का अध्यक्षता कब किए थे? तो 1931 ईस्वी में। कब किए थे? 1931 ईस्वी में। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जब ये अध्यक्षता कर रहे थे तो कौन सा जगह था, कहाँ पे इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ और उसके रिलेटेड MCQ के साथ। तो मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी के लिए हेल्पफुल है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।